शिद्दत, जुनून या जहर, पार्ट 5। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और डार्क फिक्शन व सस्पेंस की श्रेणी में आती है। इसमें दर्शाए गए पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां केवल कहानी की मांग हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या शोषण का समर्थन या महिमा मंडन नहीं किया गया है। मोहिनी चाची लगभग दौड़ती हुई मेंशन के अंदर घुसी थी। उनकी सांस फूल रही थी, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई उल्टे पैरों वाली परछाई अब भी उनके पीछे हो। हे भगवान, हे माता रानी, बड़बड़ाती हुई वो सीधे अपने कमरे में घुसी और दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया था। उन्होंने झटपट लाइट जलाई और बेड पर रखे भारी से ब्लैंकेट को सिर से लेकर पांव तक ओढ़ लिया था, जैसे कपड़ों की वो परत उन्हें उस भूतनी से बचा लेगी। ब्लैंकेट के अंदर से ही उनकी कांपती हुई आवाज निकली, मुझे पता था, मुझे पहले से ही शक था। मरने के बाद कोई वापस कैसे आ सकता है भला? वो भूतनी है, पूरी की पूरी भूतनी। उनके दांत किटकिटा रहे थे। हाय राम, उल्टे पैर अपने आप सीधे किए। मैंने तो बस उससे माँ जी के कहने पर पूरा दिन काम करवाया था। क्या वो बदला लेने आई है? सबसे पहले मुझसे। डर के मारे उनका पसीना छूट गया था। ब्लैंकेट के अंदर वो सिमटती जा रही थी। तभी तक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मोहिनी की ऐसी चीख निकली कि अगर घर में परिंदे होते तो डर से उड़ जाते। वो ब्लैंकेट के अंदर से ही उछल पड़ी थी, हाथ पैर हवा में मारने लगी थी। मताना, मैं रोज पूजा करूंगी, तेरे नाम का दिया जलाऊंगी, मेरे पैरों में मत उलटना। अरे भगवान, महेश जी हड़बड़ा गए थे। ये क्या कर रही हो? मैं हूँ महेश। उन्होंने ब्लैंकेट को एक झटके से नीचे खिसकाया। मोहिनी की आंखें बाहर निकल आई थीं। महेश? उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कंफर्म कर रही हो कि ये भी कोई भूत तो नहीं। हाँ भाई। महेश ने माथा खुजाया। तुम ऐसे क्यों कांप रही हो, जैसे बिजली का करंट लग गया हो? मोहिनी ने झटके से उनका हाथ पकड़ा। उसे देखा तुमने? वो पूर्वी नहीं, भूतनी, वो इंसान नहीं है। महेश ने आंखें घुमाई। फिर शुरू हो गई। दोपहर में भूत प्रेत देखने लगी हो, मजाक मत करो, मोहिनी ने फुसफुसाकर कहा। उसने खुद कहा उसके पैर उल्टे हो जाते हैं रात में अपने आप। मोहिनी की आंखों में इस समय मौत का खौफ नाच रहा था। उन्होंने महेश जी का कुर्ता इतनी जोर से मुट्ठी में भींच रखा था कि उनके हाथ के पोर सफेद पड़ गए थे। महेश, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मोहिनी ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। वो लड़की, वो पूर्वी नहीं, कोई आफत है। उसने जिस तरह से मेरी आंखों में देखा, मुझे लगा जैसे वो मेरा दिल निकाल लेगी। कहीं वो आतिश को बता तो नहीं देगी कि उस दिन हम सबने मिलकर उसे। चुप, एकदम चुप। महेश जी ने झपटकर मोहिनी के होठों पर अपना हाथ रख दिया था, पर उनकी अपनी आंखें डर से फैल गई थीं। उन्होंने घबराकर कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उन्हें यकीन हो कि कोई वहां खड़ा है। पागल हो गई हो क्या? महेश जी ने मोहिनी के कान के पास झुककर गुस्से भरी फुसफुसाहट में कहा। दीवारों के भी कान होते हैं मोहिनी। अगर आतिश को जरा सी भी भनक लगी कि उस दिन ओबरॉय विला में असल में क्या हुआ था और हम सब ने मिलकर पूर्वी को, तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। वो आतिश है, अपनी नफरत में घर जला सकता है, तो सच जानने के बाद हम सबको जिंदा जमीन में गाड़ देगा। महेश जी ने मोहिनी को झकझोरते हुए आगे कहा। वो अभी उसे पूर्वी समझकर नफरत कर रहा है। यही हमारे लिए अच्छा है। उसे सच का पता चलना मतलब हमारी मौत। हम सब जानते हैं वो लड़की पूर्वी नहीं हो सकती, इसलिए अपना ये मुंह बंद रखो और उस भूतनी के पास फटकना बंद करो। कमरे के अंदर सन्नाटा छा गया था। सिर्फ मोहिनी की तेज चलती सांसों की आवाज आ रही थी, लेकिन उस भारी सागवान के दरवाजे के ठीक बाहर साया की तरह एक वजूद खड़ा हुआ था। साधना, जिसके हाथों में अभी भी साबुन के झाग के निशान थे, पत्थर की मूरत बनी एक एक लफ्ज अपने जहन में उतार रही थी। उसकी आंखों में जो शांति थी, वो अब एक ठंडे और जानलेवा गुस्से में बदल चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थी। उसे जिस सच की तलाश थी, वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खौफनाक था, और सब लोग उसे छुपाने में लगे थे। इन सबको इतना यकीन कैसे है कि मैं पूर्वी नहीं हूँ? साधना ने मन ही मन दोहराया। आतिश जिसे बेवफाई समझ रहा था, वो असल में इन लोगों की साजिश थी। पूर्वी ने धोखा नहीं दिया, उसके साथ धोखा हुआ है। साधना के चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान उभर आई थी। उसने धीरे से दरवाजे से अपना कान हटाया और दबे बाहों वहां से हटने लगी थी। अब तो आपसे सच जानना ही होगा चाची जी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अभी तो सिर्फ पैर उल्टे होने की बात की थी, अब इस घर के पापियों को उल्टा लटकाने का वक्त आ गया है। सूरज ढल चुका था और ओबरॉय मैंशन की परछाइयां अब और भी लंबी और डरावनी होने लगी थी। साधना, जिसके दिमाग में अभी भी मोहिनी और महेश की बातें गूंज रही थी, चुपचाप सारा काम करके अपने कमरे की ओर बढ़ गई थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने सबसे पहला काम बालकनी को मजबूती से लॉक करने का किया। उसे याद था कि सुबह वह खूंखार पहनकर वहीं से अंदर आया था। कांच के दरवाजों को बंद करते ही उसने एक ठंडी सांस ली और फिर से पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। ये कमरा आतिश का था, लेकिन यहाँ पूर्वी की एक भी तस्वीर नहीं थी। शायद नफरत इतनी गहरी थी
कि उसने यादों के हर निशान को मिटा देना ही बेहतर समझा था। साधना ने अपनी उलझनों को सिर झटक कर दूर किया। दिन भर की थकान और ओबरॉय मेंशन के तनाव ने उसे चूर चूर कर दिया था। इस वक्त उसे बस एक सुकून भरे स्नान की जरूरत थी। उसने अलमारी से एक खूबसूरत लाल साड़ी निकाली और बाथरूम की ओर बढ़ गई थी। गर्म पानी की बौछारों के नीचे उसकी थकान धीरे धीरे कम होने लगी थी। नहाकर बाहर निकलने के बाद जब उसने वो सुर्ख लाल साड़ी पहनी और आईने में खुद को देखा तो उसको अपनी परछाई भी बदली हुई सी लग रही थी। पूरा कमरा शांत था, लेकिन बालकनी के बंद कांच के पार अंधेरा और गहरा हो चुका था। साधना अपने उलझे हुए बालों को सुलझा ही रही थी कि तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी थी। अनुराग का कॉल था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और धीमी आवाज में पूछा, पापा कैसे हैं अनुराग? दूसरी तरफ से अनुराग की आवाज़ आई जिसमें फिक्र साफ थी। अंकल बेहतर हैं साधना, लेकिन वो बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं। देखो, मैं ओबरॉय मेंशन में एंट्री नहीं ले पाया हूँ। सिक्योरिटी बहुत कड़ी है। मैं वहाँ आकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें यह मिशन जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना होगा। मैं तुम्हें और ज़्यादा रिस्क में नहीं डाल सकता। मुझे पता होता कि ओबरॉय मेंशन के अंदर आना इतना मुश्किल है तो मैं तुम्हारी जान जोखिम में डालता ही नहीं। साधना को जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसके बदन में एक सिरन दौड़ गई थी। उसे अपनी कमर पर किसी के तपते हुए हाथों का एहसास हुआ। वह छुअन इतनी अचानक और गहरी थी कि साधना के शब्द उसके गले में ही फंस गए थे। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, उसकी गर्दन पर किसी के गर्म होठों का मखमली स्पर्श हुआ जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उस स्पर्श में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसी तड़प जो साधना को मचलने पर मजबूर कर रही थी। साधना, हेलो, क्या हुआ साधना? तुम चुप क्यों हो गई? अनुराग परेशान होकर फोन पर चिल्ला रहा था। साधना जैसे ही झटके से पलटी, उसने देखा कि सामने आतिश खड़ा था। उसकी आंखों में सुरूर था और चेहरे पर एक घायल कर देने वाली कशिश। आतिश ने एक पल भी जाया किए बिना साधना के हाथ से फोन छीना और उसे बेरुखी से बेड पर फेंक दिया था। मिस्टर ओबरॉय, आप? साधना की आवाज लड़खड़ा गई थी। आतिश इस वक्त पूरी तरह नशे में था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे अपना हाथ साधना के चेहरे पर फेरने लगा था। उसकी उंगलियों की तपिश साधना को मदहोश कर रही थी। साधना ने चाहा कि वह उसे पीछे धकेल दे। आखिर वे एक ट्रेंड डॉक्टर थी और खुद का बचाव करना जानती थी, पर ना जाने क्यों उसके हाथ उठे ही नहीं। आतिश इस वक्त नफरत से भरा हुआ जल्लाद नहीं, बल्कि एक बेहद मासूम और टूटा हुआ बच्चा लग रहा था। उसकी नशे में डूबी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे साधना चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी। आतिश साधना के और करीब आ गया था। उसकी गर्म सांसें साधना के चेहरे से टकरा रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई पूर्वी, जब तुम्हें जाना ही था? साधना की धड़कनें रुक सी गई थीं। वह देख रही थी कि नफरत की परतों के नीचे अभी भी वह शख्स जिंदा है जो पूर्वी से बेइंतहा प्यार करता था। कमरे की मध्यम रोशनी में आतिश का चेहरा साधना के बेहद करीब था। शराब की गंध और उसकी महंगी परफ्यूम की खुशबू मिलकर एक नशीला माहौल बना रही थी। आतिश ने धीरे से साधना को अपनी बाहों के घेरे में लिया और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया था। साधना का चेहरा उसके धड़कते दिल के ठीक ऊपर था। आतिश की आवाज़ भारी और टूटी हुई थी। मैं सो नहीं पाया पूर्वी, जिस दिन से तुम गई हो मैं एक पल के लिए भी चैन से नहीं सोया। तुम जानती थी ना कि मुझे नींद नहीं आती। तुम्हारी धड़कनों को सुने बिना मुझे सुकून नहीं मिलता था। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई थी, जैसे वह डर रहा हो कि अगर उसने ढील दी तो वह फिर से गायब हो जाएगी। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? कैसे छोड़ दिया मुझे उस आग में जलने के लिए? साधना का गला सूख रहा था। वह उसे बताना चाहती थी कि वह पूर्वी नहीं है, पर आतिश के शब्दों में छिपा दर्द उसकी जुबान को सिल रहा था। आतिश ने धीरे से साधना का चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में नशा, दर्द और बेइंतहा चाहत का एक तूफान था। मुझे मेरी नींद वापस दे दो पूर्वी, फुसफुसाते हुए आतिश ने अपने होंठ साधना की गर्दन पर रख दिए थे। लेकिन सिर्फ जुनून नहीं था, इसमें सालों की तड़प और शिकायतें गुनी हुई थी। साधना के दिमाग ने चीख कर कहा कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, यह उसके मिशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके शरीर ने दिमाग की एक न सुनी थी। साधना की हथेलियां जो पहले उसे धकेलने के लिए उठी थी, अब आतिश की शर्ट को मुट्ठियों में कसने लगी थी। साधना खुद हैरान थी कि वह इस कदर क्यों पिघल रही है। वह एक डॉक्टर थी, उसे जज्बातों पर काबू पाना आता था, पर आतिश की छून में एक ऐसी तड़प थी जो साधना की हर दीवार को गिरा रही थी। आतिश का हाथ साधना की कमर पर और कस गया था, उसे अपनी और करीब खींचते हुए। साधना ने अपनी आंखें मूंद ली थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह इस इंसान से दूर क्यों नहीं हो पा रही है, या शायद इस पल में वह दूर होना ही नहीं चाहती थी। कमरे की उस भारी खामोशी और बढ़ती गर्माहट के बीच साधना का दिल जोरों से धड़क रहा था।
आतिश के छुअन और उस किस के जादू में वो खोने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग के किसी कोने में अपने पापा का चेहरा कौंध गया था। नहीं साधना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ किसी के प्यार में पड़ने नहीं, एक मिशन पर आई हो। उसके अंतर्मन ने उसे झकझोरा। अगले ही पल जैसे किसी ने साधना पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसे होश आया कि वे ओबरॉय मेंशन में एक डॉक्टर के रूप में एक साजिश का पता लगाने आई है, ना कि आतिश की पूर्वी बनने। साधना ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और आतिश के मजबूत सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे झटके से पीछे धकेल दिया था। आतिश जो नशे में चूर था और पूरी तरह साधना के करीब आने की कोशिश कर रहा था, इस अचानक हुए हमले से लड़खड़ा गया था। वह पीछे की ओर गिरा और उसका संतुलन बिगड़ गया था। साधना हाँफ रही थी, उसके होंठ अभी भी आतिश के स्पर्श से कांप रहे थे। उसने अपनी बिखरी हुई रेड साड़ी और बालों को संभाला और तीखी नजरों से आतिश को देखा। बस कीजिए मिस्टर ओबरॉय, खुद को संभालिए, साधना ने कड़क आवाज में कहा, जिसमें अब कोई सिरन नहीं थी। मैं वह नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आप नशे में हैं और अपनी हद पार कर रहे हैं। आतिश, जो बेड के किनारे के सहारे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी धुंधली आंखों से साधना को देखा। उसके चेहरे पर अब प्यार की जगह फिर से वही पुराना दर्द और गुस्सा झलकने लगा था। उसने कड़वाहट के साथ एक ठंडी हंसी हंसी। हद? तुमने तो सालों पहले सारी हदें पार कर दी थी पूर्वी, उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा और अपनी आंखें मूंद ली थी। वह इतना ज्यादा नशे में था कि कुछ और कह पाता। उससे पहले ही बेड पर बेसुध होकर गिर पड़ा था। साधना ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने बेड पर पड़े अपने फोन को उठाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई थी, पर उसके दिमाग में अभी भी आतिश के वो शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारी धड़कनों को सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। साधना अभी कमरे की उस गर्माहट और आतिश की बेसुध हालत से बाहर निकल ही रही थी कि उसका सामना एक और खौफनाक सस्ते होने वाला था। वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसे हॉल के कोने में किसी की सिसकने की आवाज आई। साधना अंधेरे का फायदा उठाकर पिलर के पीछे छुप गई थी। सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। देवयानी जी, जो दिन में दुनिया के सामने शालीन बनी फिरती थी, इस वक्त पूर्णिमा जी यानी आतिश की माँ के बाल पकड़कर उन्हें दीवार से सटाए खड़ी थी। पूर्णिमा जी की आंखों में बेइंतहा डर था और वह कांप रही थी। देवयानी जी ने दांत पीसते हुए फुसफुसाकर कहा, ये मत समझना पूर्णिमा कि तेरी बहू वापस आ गई है तो वह तुझे पहले की तरह मुझसे बचा लेगी। वो पूर्वी हो या साधना, मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा है। याद रखना, तू इस घर में हमेशा पागल ही कहलाएगी और उस लड़की को भी मैं कुछ ही दिनों में तेरी तरह पागल कर दूंगी। फिर देखते हैं तुझे कौन बचाता है। पूर्णिमा जी की आंखों से आंसू बह निकले थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मेरे बेटे की जिंदगी मत बर्बाद करिए माँ जी। एक मासूम बच्चे को अपने नफरत की आग में झोंककर जानवर बना दिया है। उसे बरसों से ये झूठ बोलकर पाला कि उसके पिता की हत्या किसी और ने की थी। उसे ये क्यों नहीं बताया कि हत्या करने वाली आप खुद थी। साधना की सांसें थम गई थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आतिश के पिताजी की कातिल देवयानी जी थी, पर कोई माँ अपनी ही बेटे की जान कैसे ले सकती है। पूर्णिमा जी ने सिसकते हुए आगे कहा, मैं जानती हूँ पूर्वी वापस आ गई है। वह भले ही अपना नाम बदले पर उसकी रूह वही है। वह आतिश को फिर से इंसान बना देगी और आपका ये पाप का साम्राज्य मिट्टी में मिला देगी। देवयानी जी जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें मौत की सी ठंडक थी। उन्होंने पूर्णिमा को झटके से पीछे धकेला और बोली, तो उसे सच बताएगी तू? जिस दिन तेरे मुंह से एक भी शब्द निकला उस दिन आतिश अपनी माँ की लाश उठाएगा। उसे लगने दे कि उसके बाप का कातिल पूर्वी का परिवार था और पूर्वी बस उसके पास अपने परिवार का अधूरा काम करने आई थी। इसी नफरत के दम पर तो मैं उसे नचा रही हूँ। साधना पिलर के पीछे जमी रह गई थी। अब उसके सामने सारी कड़ियां जोड़ रही थी। आतिश की वह नफरत, उसका वह गुस्सा, सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था जिस इंसान को वह जल्लाद समझ रही थी। वह खुद अपनी ही दादी की साजिशों का सबसे बड़ा शिकार था। साधना ने अपनी मुट्ठियां कस ली थी। उसकी आंखों में अब दया नहीं बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला संकल्प था। अब सिर्फ पूर्वी का सच नहीं, इस घर के गुनाहों का हिसाब होगा। उसने मन ही मन कहा। देवयानी जी के चेहरे पर छाई वह क्रूरता देख साधना का दिल दहल गया था और उनके शब्दों ने साधना को हिलाकर रख दिया था। उसकी जिंदगी बहुत ही सिंपल थी और यहाँ लोग उसकी समझ से परे थे। देवयानी जी ने अपने पास खड़ी दो नौकरानियों को आंखों ही आंखों में इशारा किया। उन्होंने बिना किसी दया के पूर्णिमा जी को घसीटा और पिछले हिस्से के एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बाहर से कुंडी चढ़ा दी थी। पूर्णिमा जी की सिसकियां दरवाजे के पीछे दबकर रह गई थीं। देवयानी जी बड़े ठाठ से हॉल की मखमली सोफे पर बैठ गई थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और जहर बुझे स्वर में बुदबुदाई, अब मैं उस दो कौड़ी के डॉक्टर को देखती हूँ कि कैसे आतिश के दिल में जगह बनाती है।
वो क्या समझती है कि आतिश की तरह मैंने भी उसे पूर्वी मान लिया है? मैं कभी नहीं मान सकती। जिस नफरत के बीज मैंने 20 सालों तक सींचे हैं, उन्हें एक मामूली लड़की की मासूमियत इतनी जल्दी नहीं उजाड़ सकती। देवयानी जी अभी गुस्से में अपने दांत पीस ही रही थी कि तभी एक कम उम्र की नौकरानी, जिसके हाथ डर के मारे कांप रहे थे, दौड़ती हुई उनके पास आई और हकलाते हुए बोली, माँ जी, वो छोटे मालिक आ चुके हैं। देवयानी जी की भवें तन गई थी। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? अपने कमरे में ही गया होगा ना। जी माँ जी, पर वो छोटे मालिक अपने कमरे में बहुरानी के साथ हैं। दरवाजा अंदर से बंद है और मालिक। नौकरानी ने आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। ये सुनते ही देवयानी जी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। क्या? वह उस लड़की के साथ क्या कर रहा है? वे दोनों फिर से साथ नहीं हो सकते। मैंने सालों तक आतिश को साय से दूर रखा है। वे दोबारा उसके वश में कैसे जा सकता है? देवयानी जी की आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने झटके से उस नौकरानी के बाल दबोचे और उसे अपनी ओर खींचते हुए गुर्राई। छोटे मालिक अपने कमरे में है, तूने ये तो देख लिया, पर उस कलमुही पूर्वी का क्या? क्या उसने वो सारे काम पूरे कर लिए जो मैंने उसे सौंपे थे? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि काम अधूरा छोड़कर वो आतिश के कमरे में चली जाए? नौकरानी दर्द से छटपटाते हुए हकलाकर बोली, जी 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 माँ जी, बहुरानी ने रसोई और आंगन का सारा काम खत्म कर लिया था। उसने उसने सब कर लिया है, तभी वो ऊपर गई है। देवयानी जी ने उसे नफरत से धक्का दिया और बड़बड़ाई, काम कर लिया तो क्या, वो मालकिन बन जाएगी। उसे अपनी औकात याद रखनी होगी। देवयानी जी का आपा खोना और उनका ये पागलपन देख पिलर के पीछे छिपी साधना के चेहरे पर एक ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी। उसे समझ आ गया था कि देवयानी जी का सबसे बड़ा डर क्या है। आतिश और पूर्वी का एक साथ होना। साधना की आंखों में एक चमक सी कौंधी और उसके मन में एक प्राचीन श्लोक गूंज उठा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। साधना ने मन ही मन सोचा, जब विनाश का समय आता है तो इंसान की बुद्धि सबसे पहले उसका साथ छोड़ देती है। आपने आग से खेलने की कोशिश की है देवयानी जी, अब यही आग आपके इस नफरत के महल को राख कर देगी। साधना ने देखा कि देवयानी जी गुस्से में आग बबूला होकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही हैं। उनके पैर पटकने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। साधना को पता था कि अगर देवयानी जी ने उसे हॉल में देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। उसने बिजली की फुर्ती दिखाई और बैकयार्ड के गुप्त रास्ते की तरफ दौड़ी। उसने कुछ देर पहले ही उन सीढ़ियों को देखा था जो आतिश के कमरे की बालकनी की तरफ जा रही थी। वह वहां लगी लोहे की सीढ़ियों पर बंदरिया की तरह चढ़ी और बालकनी के उस लॉक को, जिसे उसने खुद बंद किया था, उसे अपने बालों में लगी पिन से खोला और अंदर छलांग लगाती थी। कमरे का नजारा देख उसकी सांसें एक पल को थम गई थी। आतिश ने अपनी शर्ट उतारकर फर्श पर फेंक दी थी। वह नंगे बदन बेड के सहारे जमीन पर बैठा था। उसकी पीठ की पेशियां तनाव में थीं। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और वह उसे सीधे गले से लगा रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वे अपनी यादों को सुला सके और उसे नींद आ जाए। तभी दरवाजे के बाहर देवयानी जी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। वह तेजी से आतिश के पास आई और उसके हाथ से बोतल छीनकर उसे बेड के नीचे सरका दिया था। आतिश ने उसे गुस्से में खड़ा होकर देखा और बोला, तुम फिर? लेकिन आतिश उसके आगे कुछ नहीं बोल पाया था। साधना ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और अचानक उसके बेहद करीब आकर उसे बेड की तरफ धकेल दिया था। आतिश नशे और हैरानी के बीच खुद को संभाल नहीं पाया और साधना उसके ऊपर झुक गई थी। बाहर देवयानी जी दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख चुकी थी। साधना ने ऊंची लेकिन थोड़ी मदहोश आवाज में कहा, आतिश छोड़िए ना, कोई देख लेगा। आप इतने करीब आएंगे तो मैं खुद को कैसे संभालूंगी? आप गुस्सा नहीं है क्या मुझसे? दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी देवयानी जी के हाथ हिटक गए थे। उनके कान दरवाजे से चिपक गए और चेहरा गुस्से से नीला पड़ने लगा था। अंदर साधना ने आतिश के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहिएगा वरना आपकी दादी सब बर्बाद कर देंगी। फिर उसने जानबूझकर खिलखिलाकर हंसने का नाटक किया, जैसे हंसी पूर्वी की थी। आतिश रुकिए, आपकी ये बेताबी मुझे डरा रही है। क्या आपको वाकई मेरी धड़कनों के बिना नींद नहीं आती? आतिश, जो नशे में था, साधना की अचानक बदली हुई रंगत और उसकी छुअन से पूरी तरह सुन्न हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई नशीला सपना। उसने अनजाने में साधना की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। बाहर देवयानी जी का खून खौल उठा था। उनकी मुट्ठियां खिंच गई थीं और दांत पीसने की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना चाहती थी। उस लड़की का गला घोट देना चाहती थी, लेकिन ओबरॉय मेंशन का एक ही कानून था, आतिश के कमरे में उसकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर वे अंदर आती तो आतिश का गुस्सा पूरे घर को जला देता।
साधना ने पास रखे कांच के गिलास को धीरे से फर्श पर गिरा दिया था और थोड़ा चहकते हुए बोली, देखिए आतिश, ग्लास टूट गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरा दिल तोड़ा था। पर आज आप मुझे खुद से दूर नहीं कर पाएंगे। साधना की आवाज में एक अजीब सा जादू और अधिकार था। देवयानी जी बाहर अपना हाथ मलते हुए रह गई थी। उनकी विपरीत बुद्धि उन्हें चीखने पर मजबूर कर रही थी, पर आतिश का खौफ उन्हें रोके हुए था। वे हार मानकर वहां से पैर पटकते हुए पीछे हट गई थी। जैसे ही देवयानी जी के कदमों की आहट दूर हुई, साधना ने राहत की एक लंबी सांस ली और आतिश से दूर हटने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वे पीछे हट पाती, आतिश ने बिजली की फुर्ती दिखाई। नशे में होने के बावजूद उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। एक झटके में आतिश ने साधना की कलाइयां पकड़ी और उसे बेड पर पलटकर खुद उसके ऊपर आ गया था। साधना की सांसें अटक गई थीं। आतिश की पकड़ उसकी कमर पर अब और भी ज्यादा सख्त हो गई थी। उसने अपनी गर्दन साधना की गर्दन के बेहद करीब टिका दी थी। उसकी गर्म और भारी सांसें साधना को अजीब सा एहसास करा रही थी। नशे के आलम में भी उसका जुनून कम नहीं हुआ था, बल्कि और भी गहरा हो गया था। तुम जानती हो पूर्वी, आतिश की आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी जो साधना के दिल को चीर रही थी। 2 सालों से इस कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और आज तुम्हारी ये सांसों की आवाज मुझे पागल कर रही है। आतिश की उंगलियां धीरे से साधना की पीठ पर रेंग रही थीं। उसकी छुन में एक ऐसी शिद्दत थी कि साधना के बदन में बिजली सी दौड़ गई थी। साधना ने चाहा कि वह उसे रोक दे, पर आतिश का जुनून उस पर हावी हो रहा था। उसने साधना को बिस्तर की तरफ और करीब खींच लिया था, जहां अब उनके बीच हवा की भी जगह नहीं बची थी। आतिश ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में नशा कम और साधना को पा लेने की तड़प ज्यादा थी। उसने अपने तपते हुए होंठ साधना के कानों के पास टिका दिए और बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाया, मुझे सजा दो या मुझे मार डालो, पर आज खुद से दूर मत करना। उसके बदन की तपन साधना के रेशमी कपड़ों के पार महसूस हो रही थी। आतिश के हाथ अब साधना के चेहरे को सहला रहे थे, जैसे वह यकीन कर रहा हो कि यह कोई सपना नहीं है। साधना की सांसें तेज हो गई थीं। कमरे का तापमान जैसे अचानक कई डिग्री बढ़ गया था। आतिश ने अपनी गर्दन झुकाई और साधना के गले के नाजुक हिस्से पर अपने होंठ रख दिए थे। साधना के मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई थी और उसकी उंगलियां आतिश के चौड़े कंधों पर अपनी पकड़ बनाने लगी थी। जुनून का यह आलम था कि साधना भूल गई थी कि वह एक डॉक्टर है या किसी मिशन पर है। उसे सिर्फ आतिश की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जो उसके अपने दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थीं। आतिश की छुअन अब और भी ज्यादा बेबाक और गहरी होती जा रही थी, जो साधना को एक ऐसे सफर पर ले जा रही थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं लग रही थी। लेकिन अगले ही पल आतिश उसकी धड़कनों पर सर रखकर सो गया था। कमरे की खामोशी अब साधना को काटने को दौड़ने लगी थी। आतिश की भारी सांसें उसे महसूस हो रही थी और उसका सिर अभी भी साधना के दिल की धड़कनों के ऊपर टिका था। वह गहरी नींद में जा चुका था, लेकिन साधना की नींद तो जैसे हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। साधना ने धीरे से आतिश को खुद से अलग किया और बेड के किनारे जाकर बैठ गई थी। उसने अपने कांपते हाथ अपनी लाल साड़ी को ठीक किया और बिखरते बालों को समेटने लगी थी। अचानक उसकी नजर आईने में खुद पर पड़ी और उसे खुद से घृणा होने लगी थी। ये मैं क्या कर रही हूँ? साधना ने खुद को जोर से झटकते हुए फुसफुसाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं यहाँ किस मकसद से आई थी? और ये जुनून, ये पागलपन मुझे कहाँ ले जा रहा है? उसने आतिश की तरफ देखा, जो सो रहा था। साधना, होश में आ, यह प्यार तेरे लिए नहीं है। आतिश ने आज रात जिसे छुआ, जिसे महसूस किया, वो तू नहीं बल्कि पूर्वी है। तू तो बस एक परछाई बनकर रह गई है। उसे महसूस हुआ कि उसने न केवल खुद को बल्कि अपने उसूलों को भी धोखा दिया है। वह एक डॉक्टर थी जिसे यहाँ इस घर के राज को जानने और खुद को बचाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वह तो आतिश के बुने हुए जाल में खुद ही फंसती जा रही थी। साधना उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। रात की ठंडी हवा भी उसके बदन की तपन को कम नहीं कर पा रही थी। उसने खुद से वादा किया कि वह आतिश के जुनून के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी। कल सुबह जब ये सूरज उगेगा तो मैं ये सब भूल जाऊंगी। आतिश ओबरॉय सिर्फ एक सनकी इंसान है और मैं यहाँ प्यार करने नहीं आई हूँ। तभी उसे बेड की तरफ से कुछ बुदबुदाने की आवाज आई। आतिश नींद में भी शायद पूर्वी का ही नाम ले रहा था। साधना का दिल एक बार फिर टूटकर बिखर गया था। अगली सुबह की पहली किरण जब भारी पर्दों को चीरकर कमरे में दाखिल हुई तो कमरे का नजारा बदला हुआ था। फर्श पर बिखरी शराब की बोतल और आतिश की शर्ट उस रात के तूफान की गवाही दे रही थी।
साधना की आंखें धीरे से खुली। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी थकावट, लेकिन दिल में एक अनजानी शांति महसूस हुई थी। उसने महसूस किया कि वह आतिश के मजबूत सीने पर अपना सिर रखे हुए है। आतिश अब भी गहरी नींद में था। उसका चेहरा, जो कल तक पत्थर जैसा सख्त रहता था, आज सुबह की रोशनी में किसी मासूम बच्चे की तरह शांत लग रहा था। साधना ने धीरे से अपना हाथ उठाकर आतिश के माथे पर बिखरे बालों को हटाया। उसके मन में एक कसक सी उठी। क्या ये सब सच है, या आतिश जागते ही फिर से वही जल्लाद बन जाएगा? तभी साधना की नजर आतिश के कंधे के पास बने एक पुराने गहरे निशान पर पड़ी। वह कोई साधारण चोट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले किसी ने उसे जलती हुई चीज से दागा हो। एक डॉक्टर होने के नाते साधना समझ गई थी कि यह जख्म जितना शरीर पर गहरा है, उससे कहीं ज्यादा आतिश की रूह पर होगा। अभी वह उस निशान को देख ही रही थी कि तभी आतिश की पलकें झपकी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने साधना को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में वही रात वाला सुकून और प्यार झलका था। उसने मुस्कुराकर साधना को करीब खींचना चाहा, पर अगले ही पल जैसे उसे सब कुछ याद आ गया था। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए थे। उसकी आंखें ठंडी पड़ गई थीं और वह झटके से उठकर बैठ गया था। तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज में वही पुरानी कड़वाहट वापस आ गई थी, जैसे वह खुद से ही नाराज हो कि उसने रात सिर्फ सोने के लिए अपनी नफरत को कैसे भुला दिया। बाहर से तभी देवयानी जी की कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज आई। आतिश बेटा, दरवाजा खोलो, बहुत देर हो गई है। आतिश के चेहरे पर जो शांति सुबह की पहली किरण के साथ दिखी थी, वह पल भर में गायब हो गई थी। उसने साधना की ठुड्डी को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए बेहद कम और ठंडी आवाज में कहा, ये मत समझना कि रात को उस नशे या पागलपन की वजह से मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम आज भी वही धोखेबाज हो मेरी नज़र में। साधना की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलक आया था, पर वह चुप रही। आतिश ने झटके से उसे छोड़ा, बेड से उठकर फुर्ती से और गुस्से से लाल होकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने झटके से दरवाज़ा खोला। बाहर देवयानी जी खड़ी थी। उनकी आंखों में रात भर की बेचैनी और जासूसी साफ दिख रही थी। क्या प्रॉब्लम है दादी? आतिश की कड़क आवाज़ पूरे गलियारे में गूंज गई थी। आपको पता नहीं है क्या, मैं अपने कमरे में अपनी बीवी के साथ हूँ, और आपको यह भी अच्छे से पता है कि मुझे मेरे कमरे के आसपास किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो। देवयानी जी सन्न रह गई थी। उन्होंने अपनी गर्दन उचकाकर अंदर झांकने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि अंदर साधना किस हाल में है। उन्हें यकीन था कि आतिश ने रात भर नफरत ही बरसाई होगी। तभी अंदर से साधना की भारी और नींद भरी आवाज आई। उसने चादर को खुद पर लपेटते हुए अपने आंसुओं को पोंछा एक बनावटी प्यार भरी शिकायत के साथ कहा, हनी, क्या हुआ? कौन है बाहर? देवयानी जी का चेहरा हनी शब्द सुनकर गुस्से से तमतमा उठा था। साधना ने आगे कहा, प्लीज हनी, दरवाजा बंद कर दीजिए, मुझे और सोना है। मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई थी ना, आप डिस्टर्ब मत करवाइए। साधना का यह कहना किसी बम फटने के जैसा था। देवयानी जी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं रात को ठीक से सोई नहीं, इस जुमले ने उनकी साजिशों की बुनियाद हिला दी थी। उन्हें लगा था कि आतिश उससे नफरत करेगा, पर यहाँ तो कहानी कुछ और ही रुख ले रही थी। आतिश ने अपनी दादी की तरफ एक चेतावनी भरी नजर डाली और बिना कुछ कहे उनके मुंह पर दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया था। कमरे के अंदर दोबारा सन्नाटा छा गया था। आतिश मुड़ा और साधना की ओर देखा। उसकी नजरों में अब गुस्सा कम और नफरत ज्यादा थी। वो साधना का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। दरवाजा बंद होते ही कमरे के अंदर की हवा जैसे फिर से भारी हो गई थी। साधना, जो अभी तक हनी कहकर देवयानी जी को चिढ़ा रही थी, अब बेजान पत्थर की तरह बिस्तर के कोने में सिमट गई थी। चादर को उसने अपने सीने पर और कसकर लपेट लिया था, मानो वह सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि उसकी टूटी हुई हिम्मत का आखिरी कवच हो। आतिश धीमी लेकिन डरावनी चाल से उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में इस बार जो गुस्सा था वह कल रात के पागलपन से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसने साधना के पास आकर घुटनों के बल बिस्तर पर दबाव बनाया और उसके चेहरे के इतने करीब आया कि साधना उसकी गर्म और तेज चलती सांसों को महसूस कर सकती थी। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो डॉक्टर। आतिश की आवाज में जहर घुला था। हनी, सच में कल रात तक तुम खुद को कोस रही थी और आज सुबह मेरी दादी के सामने सुहागन होने का नाटक। आखिर चाहती क्या हो तुम? ये हमदर्दी जीतना चाहती हो
या मेरे घर की चाबियां? साधना ने अपनी भीगी पलकें उठाई। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट थी। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं वही कर रही हूँ आतिश, जो आपने सिखाया है। दिखावा। अगर मैं बाहर जाकर रोती तो आपकी दादी को शक हो जाता। क्या आप चाहते हैं कि वो हमारे बिस्तर के राज गलियारे में खड़े होकर सुने? आतिश का हाथ अनायास ही उसके गले की ओर बढ़ा, पर उसने खुद को रोक लिया था। उसकी नजर फिर से साधना के उन आंखों पर पड़ी जिनमें अभी पूर्वी की झलक ढूंढना उसके लिए एक सजा बन गया था। मुझसे दूर रहो डॉक्टर, आतिश गुर्राया। राज हुआ वह सिर्फ एक कमजोरी थी। साधना के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। झूठ मत बोलिए आतिश, आपके लिए मैं सिर्फ एक जरिया हूँ आपकी नफरत को जिंदा रखने का। लेकिन याद रखिएगा, आपकी नफरत के तूफान में सिर्फ मैं नहीं चलूंगी, आप भी झुलसेंगे। आतिश का चेहरा सख्त हो गया था। उसने झटके से अपना हाथ हटाया और अलमारी की तरफ बढ़ गया था। मेरे लिए वो सिर्फ एक कमजोरी था जिसे मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। तुम भी कोई गलतफहमी मत पालो, उसे भूल जाओ। मुझे सिर्फ तुमसे नफरत है। गेट इट? उसने अपनी शर्ट उठाई और बिना साधना की तरफ देखे बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, साधना बिस्तर से उठी। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं थी। उसने जल्दी से खुद को संभाला। उसे पता था कि देवयानी जी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। उसे पूर्णिमा जी के पास पहुंचना था और उस सच को बाहर लाना था जिसे देवयानी जी ने सालों से दफन कर रखा हुआ था। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, साधना ने एक लंबी सांस ली और अपना बिखरा हुआ वजूद समेटने की कोशिश की। खुद को संभालो साधना, अभी जंग बाकी है, उसने खुद से कहा और बिस्तर से पैर नीचे उतारे। तभी उसे कमरे के किसी कोने में एक अजीब सी घुरघुर की आवाज़ सुनाई दी। साधना ठिठक गई थी। बालकनी का दरवाज़ा कल रात से बंद था, तो फिर यह आवाज़ कैसी? उसने डरते डरते बेड के नीचे झांका और उसकी रूह फना हो गई थी। वही पैंथर का बच्चा जो कल सुबह तूफान मचा रहा था, अब अपनी नन्ही आंखों से उसे ऐसे देख रहा था जिसे साधना उसका नाश्ता हो। साधना की ऐसी चीख निकली कि कमरे की दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स भी हिल गई थी। उसने आओ देखा ना ताओ बेड पर खड़े होकर लंबी छलांग लगाई। वह पैंथर का बच्चा जो शायद सिर्फ खेलना चाहता था, साधना की चीख सुनकर खुद डर गया था और वह भी उछलकर साधना के पीछे भागा। साधना कमरे में पागलों की तरह गोल गोल भागने लगी थी। आतिश बचाओ, आतिश ये वापस आ गया। वह कभी सोफे के ऊपर कूदती तो कभी अलमारी के पीछे छिपने की कोशिश करती, लेकिन वह नन्हा शिकारी उसे अपना नया खिलौना समझ चुका था। जैसे ही साधना रुकी, उसने साधना की साड़ी का पल्लू अपने दांतों में दबा लिया था और उसे खींचने लगा था। अरे छोड़ बदतमीज, ये रेशमी साड़ी है। साधना पल्लू छुड़ाने के चक्कर में बेड के चारों ओर चक्कर काटने लगी थी। नन्हा पैंथर पल्लू पकड़े पकड़े हवा में झूल रहा था। साधना को और कुछ नहीं सूझा। वह सीधे बाथरूम की दरवाजे की तरफ भागी। उसने जोर से दरवाजे पर धक्का मारा, जो शायद अंदर से पूरी तरह लॉक नहीं था। अंदर आतिश अभी शावर के नीचे ही खड़ा था कि अचानक धमाके के साथ दरवाजा खुला और साधना एक फटे हुए पल्लू और बिखरे बालों के साथ अंदर आ गिरी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आतिश हैरान परेशान बिना शर्ट के हाथ में तौलिया लिए खड़ा था। वो बाहर शेर का बच्चा। साधना हाफते हुए सीधे आतिश के पीछे जाकर छिप गई थी और उसके गीले कंधों को कसकर पकड़ लिया था। वो मुझे खा जाएगा आतिश, दरवाजा बंद करो। आतिश ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो बच्चा है डॉक्टर, कोई आदमखोर नहीं। तभी वह नन्हा पैंथर भी मटकता हुआ बाथरूम के अंदर घुस आया था और आतिश के पैरों के पास आकर बिल्ली की तरह लौटने लगा था। साधना डर के मारे आतिश के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उतरो मुझ पर से, आतिश ने उसे झिड़का, लेकिन उसकी आवाज में इस बार नफरत से ज्यादा हंसी दबी हुई थी। नहीं, जब तक ये बाहर नहीं जाता मैं यहीं रहूंगी, साधना ने जिद करते हुए कहा और उसने आतिश को किसी खंबे की तरह जकड़ रखा था। पूरे ओबरॉय मैंशन में दहशत फैलाने वाला आतिश आज एक छोटे से जानवर और एक डरी हुई डॉक्टर के बीच फंसा हुआ था। बाथरूम की टाइल्स पर फिसलन थी और खींचतान के चक्कर में दोनों का संतुलन बिगड़ा और वे सीधे शावर के नीचे जा गिरे थे। ऊपर से ठंडा पानी गिरने लगा था। साधना भीग चुकी थी और आतिश भी। बाहर वह पैंथर का बच्चा अब आराम से बैठकर उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई कॉमेडी फिल्म चल रही हो। साधना ने आतिश की आंखों में देखा। दोनों के चेहरे पर पानी की बूंदें थीं। कुछ पल के लिए सारी नफरत और मिशन गायब हो गए थे और बाथरूम में सिर्फ उनकी धड़कनों और गिरते पानी की आवाज़ थी। तभी बाहर से देवयानी जी की आवाज़ फिर से आई।
आतिश, अंदर क्या गिर रहा है? ये कैसी चीखने की आवाजें थी? तुम ठीक तो हो? साधना ने तुरंत आतिश के मुंह पर हाथ रख दिया था और दोनों सांसें रोककर एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हो गए थे। ठंडे पानी के फुहारों के बीच वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। साधना का हाथ अभी भी आतिश के मजबूत कंधों पर था और आतिश ने उसे गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर को थाम रखा था। गीले कपड़ों की वजह से जिस्म की तपिश पानी की ठंडक पर भारी पड़ रही थी। तभी बाहर से देवयानी जी की कर्कश आवाज फिर से गूंजी। आतिश, जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या वो लड़की तुम्हें फिर से परेशान कर रही है? मैं अंदर आ रही हूँ। देवयानी जी की आवाज सुनते ही साधना के होश ठिकाने आ गए थे। उसे एहसास हुआ कि वह आतिश के कितने करीब है। उसने घबराहट में आतिश के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। आतिश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वह खुद को इस एहसास से बाहर निकाल रहा हो। उसने साधना को थोड़ा और करीब खींच लिया और बाथरूम के दरवाजे की तरफ मुंह करके पूरी ताकत से चिल्लाया, दादी, मैंने कहा ना बाहर रहिए। हम शावर ले रहे हैं। क्या अब मुझे अपनी प्राइवेसी के लिए आपसे परमिशन लेनी होगी? बाहर जैसे सन्नाटा पसर गया था। देवयानी जी के पैर वहीं ठिठक गए थे। उनके चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आतिश को उन्होंने इंसान नहीं हैवान बनाया था, वह आज फिर एक लड़की के लिए उनसे इस लहजे में बात कर रहा है। वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई थी। अंदर साधना ने राहत की सांस ली और आतिश की पकड़ से ढीली होने की कोशिश की, पर बाथरूम की टाइल्स पर साबुन का झाग और पानी का संगम बड़ा जानलेवा था। जैसे ही उसने पैर हिलाया, उसका पैर फिसला। साधना फिर से आतिश के सीने से जा टकराई थी। इस बार उसका चेहरा आतिश की गर्दन के उस गहरे निशान के बिल्कुल पास था। संभल कर, या फिर गिरने का बहाना करके बार बार मेरे गले लगना चाहती हो? आतिश ने भारी आवाज में कहा, पर इस बार उसकी आवाज में वह कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी शरारत थी। साधना ने हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, ये निशान बहुत दर्द हुआ होगा ना उस वक्त? किसने दिया ये जख्म? आतिश की आंखें अचानक पत्थर जैसी हो गई थी। तो भी कंटिन्यूड। दोस्तों, एक एपिसोड बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और जब आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते तो हमें ऐसा लगता है कि सारी मेहनत बेकार हो गई। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.